I am you. They're not even bothering to dig graves anymore. Listen. I am a cannibal. दोस्तों, आपने राजा महाराजा की क्रूरता के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई राजा अपनी ही प्रजा को मार कर खा जाए? ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन हम आज आपको ऐसे ही राजा के बारे में बताएंगे जिसने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम जिस राजा की बात कर रहे हैं उसका नाम था ईदी अमीन। ने अपने तानाशाही कानून के तहत देशवासियों को कई यातनाएं दी जिससे वो मौत के शिकार बने। इस तानाशाह ने अधिकांश पीड़ितों को गोली मारी और कई प्रमुख लोगों के सिर काट दिए। ऐसा कहा जाता है कि कटे सिर को अमीन के आवास में एक फ्रीजर में रखा जाता था। अमीन समय समय पर उन्हें फ्रीजर से निकालता, अपनी खाने की मेज के चारों ओर रखता और उनके साथ बातचीत करता। बोलने की आज़ादी है, लेकिन मैं बोलने के बाद आज़ादी की गारंटी नहीं दे सकता। इस एक पंक्ति को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आया होगा कि इसको बोलने वाला कितना क्रूर इंसान होगा। जी हाँ, आपका यह ख्याल बिल्कुल सही है। इन पंक्तियों को बोलने वाला शख्स एक खूंखार, आदमखोर, अत्याचारी, निर्दयी, बेदर्द, संकी जैसे तमाम विशेषण भी जिसके लिए कम पड़ जाए वो तानाशाह था। आज हम बात करेंगे सबसे बेरहम तानाशाह के बारे में, जिसका नाम ईदी अमीन है। इस तानाशाह ने ऐसे ऐसे क्रूरतापूर्ण कार्यों को अंजाम दिया है कि उसे कसाई का उपनाम दिया गया था। ईदी अमीन युगांडा का एक सैन्य अधिकारी था जिसे 1966 में सेना और वायुसेना का प्रमुख बनाया गया था। देश के राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे के साथ संघर्ष के बाद अमीन ने 25 जनवरी 1971 को एक सैन्य तख्तापलट के बाद पर युगांडा पर कब्जा कर लिया। ईदी अमीन जनवरी 1971 से अप्रैल 1979 तक सत्ता में रहा। अपने 8 साल के शासन में इस तानाशाह ने लाशों के ढेर लगा दिए। ईदी अमीन को करीब से जानने वालों ने इस तानाशाह की कई ऐसी कहानियां बताई है जिसे सुन इंसान की रूह कांप उठे। ईदी अमीन की मौत आज के ही दिन साल 2003 में सऊदी अरब के जेद्दा में हुई थी। आइए जानते हैं इस कातिल तानाशाह के बारे में, जिसके पागलपन और क्रूर हरकतों के कारण इसे मैडमैन ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता था। कौन था ईदी अमीन? ईदी अमीन का पूरा नाम ईदी अमीन दादा था। हर तानाशाह की तरह अमीन का जीवन भी कई रहस्यों से भरा था, जिसमें इसके जन्म के बारे में मतभेद भी शामिल है। अधिकांश जानकारों का कहना है कि उसका जन्म 1925 के आसपास युगांडा के कोबोको या फिर कंपाला में हुआ था। कई शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि ईदी अमीन एंद्रियास न्याबिरे नामक व्यक्ति का पुत्र था। न्याबिरे काकवा जातीय समूह का सदस्य था, जिसने 1910 में रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम अमीन दादा रख लिया था। अपने पहले बच्चे का नाम उसने अपने नाम के आधार पर रखा था। ईदी अमीन के पिता ने जन्म के बाद बेटे अमीन और उसकी मां को त्याग दिया था, जिसके बाद अमीन की परवरिश उसकी मां के घर पर ही हुई। बताया जाता है कि अमीन की मां का नाम अस्सा आटे था। 1904 से 1970 जो लुकबारा जाति से संबंधित थी और एक हकीम थी जो लोगों का इलाज करती थी। अमीन ने साल 1941 में बोम्बो के एक इस्लामी स्कूल में दाखिला लिया। कुछ साल बाद, केवल चौथी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमीन ने स्कूल छोड़ दिया और एक ब्रिटिश औपनिवेशिक सैन्य अधिकारी द्वारा सेना में भर्ती किए जाने से पहले उसने कई छोटे मोटे काम किए। ईदी अमीन ने कैसे की सत्ता में एंट्री? ईदी अमीन साल 1946 में एक सहायक रसोइये के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना की किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में शामिल हुआ। साल 1947 में उसे पैदल सेना में एक निजी सैनिक के रूप में केन्या भेजा गया था और उसने 1949 तक गिलगिल, केन्या में 21वीं KAR इन्फेंट्री बटालियन के लिए काम किया। उस वर्ष सोमाली शिफ्टा विद्रोहियों से लड़ने के लिए उसकी टुकड़ी को सोमालिया में तैनात किया गया। 1952 में उसकी ब्रिगेड को केन्या में मऊमू विद्रोहियों के खिलाफ तैनात किया गया था। उसी साल उसे सेना में गैर कमीशन अधिकारी के पद पर प्रमोट किया गया तथा इसके बाद 1953 में एक और ऊंचे पद पर ईदी अमीन को शामिल किया गया। ईदी अमीन दोनों ही सेनाओं, ब्रिटिश युगांडा में अपने कार्यकाल के दौरान एक सक्रिय एथलीट रहा था। अमीन 6 फीट 4 इंच लंबा था और काफी हृष्ट-पुष्ट शरीर की वजह से 1951 से 1960 तक युगांडा का बॉक्सिंग चैंपियन होने के साथ साथ वह तैराक भी रहा था। 1959 में अमीन को वारंट अधिकारी बनाया गया, जो कि उस समय औपनिवेशिक ब्रिटिश सेना में किसी अश्वेत अफ्रीकी के लिए सबसे बड़ा ओहदा था।
उसी वर्ष अमीन युगांडा लौटा और 1961 में उसे लेफ्टिनेंट के पद पर शामिल किया गया, जिससे वह युगांडा के कमीशन प्राप्त करने वाले पहले 2 अधिकारियों में से एक बन गया। साल 1962 में ग्रेट ब्रिटेन से युगांडा को आज़ादी मिलने के बाद अमीन को कैप्टन तथा फिर 1963 में मेजर के पद पर शामिल किया गया। अगले वर्ष उसे सेना के उप कमांडर पद पर भी शामिल किया गया। ईदी अमीन कैसे बना युगांडा का राष्ट्रपति? साल 1965 में प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे और अमीन को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से युगांडा में हाथी दांत और सोने की तस्करी के सौदे में फंसाया गया था। साल 1966 में युगांडा की संसद ने इस मामले में जांच की मांग की। आगे चलकर ओबोटे ने युगांडा के कबाका राजा एडवर्ड मुटेसा द्वितीय को राष्ट्रपति पद से हटाकर एक नया संविधान लागू किया और खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित किया और अमीन को पदोन्नत कर कर्नल और सेना का कमांडर बना दिया। अमीन ने कबाका के महल पर हमले का नेतृत्व किया और मुटेसा को यूनाइटेड किंगडम में निर्वासन के लिए मजबूर किया। जीवन साथी युगांडा के विभिन्न जातीय समूहों से थे। यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी 6 पत्नियों के अलावा देश भर में उनकी कम से कम 30 प्रेमिकाएं थीं। अमीन ने अपने शासनकाल के दौरान दहशत फैलाने के लिए देशवासियों की हत्या करना जारी रखा। युगांडा के हजारों लोग जातीय, राजनीतिक और वित्तीय आधार पर हिंसक तरीके से मारे जाते रहे। ईदी अमीन के बारे में अफवाहें फैल गईं कि वह अपने रेफ्रिजरेटर में इंसानों के सिर रखता है। कथित तौर पर उसने 4000 विकलांग लोगों को नील नदी में फेंकने का आदेश दिया ताकि मगरमच्छ उन्हें अपना निवाला बना लें। 16 अगस्त 2003 को कई अंगों के काम करने के बाद ईदी अमीन की मृत्यु हो गई। 3 साल बाद ईदी अमीन को लेकर 2006 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अमीन ने स्कॉटलैंड का बेताज राजा होने का दावा किया था। में ऑस्कर विजेता अभिनेता फॉरेस्ट विटेकर ने अमीन का किरदार निभाया। दोस्तों, ये थी उस राजा की कहानी। आप इस राजा के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल प्रेम जीके किंग को सब्सक्राइब जरूर करें।